हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, संकरण पढ़ चुके हैं। संकरण की गणना करना हम लोगों ने सीख लिया था। 3 मेथड बताए थे मैंने आपको, 3 विधियां बताई थी, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। अब कुछ क्वेश्चंस और करने हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो संकरण के जो प्रकार है उसकी वजह से हमारी जो ज्यामिति होती है वो चेंज भी हो सकती है या फिर वो एक तरीके से सम्मित है ना, मतलब जो रेगुलर है बिल्कुल, क्या वैसी पॉसिबल है, क्या वैसे संभव है कि उसके अलावा चेंज ही नहीं होती हो सकती है। ठीक है, तो कैसे चेंज होगी कैसे नहीं होगी वो हम लोग पढ़ते हैं अब। तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि संकरण की गणना। तो संकरण की गणना जब हम लोग करेंगे तो किसी भी विधि से कर सकते हैं आप, चाहे आपको विधि नंबर 1 पसंद है, 2 पसंद है, 3 पसंद है, कैसे भी करो आप। मैं विधि नंबर 3 भाग काम में लेता हूं क्योंकि बहुत फास्ट होता है इससे। ठीक है, I3 माइनस आयोडीन 3I3 है और उस पर -1 चार्ज है। इसमें आपको क्या निकालना है, संकरण निकालना है। कैसे निकालोगे, I3 एक आयोडीन में होते हैं बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 में हो जाएंगे 21, 7 के 21 और -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या करना है, आपको जोड़ना है, क्योंकि हमें माइनस को लेते हुए ही संकरण निकालना है, माइनस को हटा के संकरण निकालना, इसलिए माइनस मत कर देना कोई, क्या करना है +1, क्योंकि माइनस चार्ज कब आता है, माइनस आवेश कब आता है, नेगेटिव आवेश कब आता है, ऋणावेश कब आता है, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। तो 7 या 21, 21 + 1 22, तो यहाँ पे कुल संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। पूरे अणु की निकालते हैं मेथड 3 में। ठीक है, 22 को कैटेगरी नंबर 2 में रखना है और किससे भाग देना है बताओ, 8 से भाग देना है। तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, बचे कितने 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहे, तो कौन सी कैटेगरी में आ गए, पहली में। 2 से भाग देना है 3 6 1, तो कुल यहां पर जो संकृत कक्षकों की संख्या आएगी, संकृत कक्षकों की संख्या को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, स्टेरिक नंबर। तो जो स्टेरिक संख्या आएगी संकृत कक्षकों की संख्या ये आ गई 5, एक S में, 3 P में और एक B में, sp3d। ठीक है, उसी तरीके से XeOH4 जिनोन क्या एक तरीके से अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका क्या होता है, अष्टक पूर्ण होता है। तो संयोजी कोश में उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, ऑक्सीजन में होते हैं 6 और एक फ्लोरीन में होते हैं बेटा 7। तो 7 4 फ्लोरीन है, 7 चौक 28, 28 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 32, 34, 34 और 8 42। ठीक है, 42 को 8 से भाग करोगे तो 8 5 जा 40, तो यहां पे कुल संकरित कक्षाओं की संख्या आएगी 6, स्टेरिक नंबर 6। तो एक S में, 3 P में और 2 D में, तो ये हो जाएगा sp3d2। क्लियर, sp3d2। CH3 माइनस एक कार्बन में संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4। हाइड्रोजन में एक होती है, 3 में कितनी हो जाएगी, 3, और ये माइनस है, इसका मतलब 1 प्लस करना है, तो टोटल मिलाकर ये आ जाएंगे 8। और 8 को हम लोग भाग किससे देंगे, कैटेगरी नंबर 1 में है ये, विधि नंबर 3 में कैटेगरी नंबर 1, तो इसको 2 से भाग करेंगे, 4 बार जाएगा। तो ये संकरित कक्षों की संख्या आ गई Sn, स्टेरिक नंबर, तो 4 आया, तो एक S में, 3 P में, ये आ गया sp3। ठीक है, ICl2 माइनस आयोडीन 7, क्लोरीन भी 7 है ना। तो आयोडीन 1, क्लोरीन 2, टोटल मिलाकर 3 है यहां पर हेलोजन, 3 7 21 और एक -1 है, तो ये 22। टोटल मिलाकर यहां पे संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 22, और 22 को हम लोग निकाल चुके, देखो कितना आ रहा है, sp3d। ठीक है, भाग तो बिल्कुल वैसा ही जाएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3d, sp3d। ठीक है, अगला देखो, अगला है बच्चों XeF6, अक्रिय गैस, 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 7 होते हैं एक फ्लोरीन में, 6 में कितना आ जाएंगे, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया 50। 50 को भाग दो
सबसे पहले कैटेगरी नंबर 2 में आ रहा है ये, तो 8 से भाग जाएगा, 8 6 जा 48, 2 कैटेगरी नंबर 1 में आ गया, 1 से भाग दो। टोटल मिलाकर यहाँ पे आ गया 7 संकरित कक्षकों की संख्या, एक एस में, 3 पी में, 4 हो गए, 3 डी में, sp3d3, sp3d3। उसके बाद में HCF2 देख लो, जिनोन 8 अभी देखा, 2 फ्लोरीन 7 दूनी 14, ये आ गया 22। 22 को अभी हम लोगों ने देखा, देखो कितना, sp3d निकाल लिए कैलकुलेशन, है ना। बार बार में आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। sp3d, ठीक, sp3d। 22 को 8 से भाग दोगे तो 6 बचेगा, 6 किस में आ जाएंगे, फर्स्ट कैटेगरी में, 2 से भाग करो, दोनों संकरित कक्षकों का योग आ जाएगा 5, तो sp3d। PCl3 को देखो, फॉस्फोरस में 5 होते हैं बच्चों, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन में वही फॉस्फोरस में, एक ही फैमिली के सदस्य हैं। 5 क्लोरीन में, 1 में 7 होते हैं, 7 या 21, ये हो जाएगा 26। 26 को भाग देंगे किससे, 8 से, 8 1 8 16, 8 3 24, ये बचा 2 बचा, तो 2 से भाग देंगे 1, तो टोटल मिला के कितना आ गया, संकरित कक्षकों की संख्या 4, और ये आ जाएगा sp3। तो PCl3 का जो संकरण होगा वो होगा sp3। इस तरीके से संकरण आपको निकालना है, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या करोगे, संयोजी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो पूरे अणु की, माइनस है तो उसको प्लस करो, प्लस है तो उसको माइनस करो, ठीक है। जैसे अगर मान लो मुझे CH3+ का निकालना है, तो क्या निकाल सकता हूं, बताओ, निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं। कार्बन में 4, ये हाइड्रोजन में 7, और +1 है, इसका मतलब -1, सॉरी 7 नहीं, हाइड्रोजन में 3 और -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। 6 को किससे भाग करेंगे, 2 से, 2 3 जा 6, 3 स्टेरिक नंबर, इसका मतलब sp2। तो CH3+ की जो ज्यामिति होगी वो sp2 की ज्यामिति जो होगी वही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, संकरण निकालना है, निकाल सकते हो, किसी का भी संकरण निकाल सकते हो आप, है ना। मेथड नंबर 3 के अनुसार, 1 के अनुसार भी निकाल लो, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो 2 के अनुसार भी निकाल लो, है ना। 2 भी बहुत ईजी है ना। क्या करना है, संकरित कक्षकों की संख्या =½ फिर क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस एकल संयोजी परमाणु की संख्या प्लस माइनस आवेश, ठीक है। वो विधि नंबर 2 थी। आपको जिससे निकालना है आप उससे निकाल लो, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ज्यामिति होती है वो क्या रेगुलर होती है क्या वो कभी चेंज नहीं हो सकती, सममित होती है ना, एक ही तरीके से काम कर सकती है, नहीं। जैसे जैसे वहां पे लोन पेयर बहुबंध आएंगे वैसे वैसे वहां पर प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो आपकी ज्यामिति जो है वो चेंज हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं संकरण के अंदर, सभी संकरण के अंदर हमें देखना है कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं बहुबंधों की स्थिति जो रहती है वो कहां कहां रहती है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एवं बहुबंधों की जो स्थिति रहेगी वो कहां कहां रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो हम लोगों ने बात की sp की। sp की जो ज्यामिति होती है वो होती है रेखीय, होती है। sp2 की होती है कौन सी, त्रिकोणीय समतल, और sp3 की होती है चतुष्फलकीय। तो sp2 और sp3 इन तीनों में इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनको इंग्लिश में लोन पेयर बोलते हैं, एवं बहुबंधों की संख्या किसी भी स्थिति पे हो सकती है, किसी भी जगह,
या फिर कोई भी जगह, कोई भी जगह आप उनको रख सकते हो। ठीक है, sp3 तक आपको आजादी है कि अगर इलेक्ट्रॉन युग्म बहुबंध आए तो आप किसी भी जगह पे उनको रख सकते हो। त्रिविमीय संरचना जब आएगी तो सब जगह एक जैसी रहेगी। लेकिन जैसे ही sp3d आएगा तो sp3d में आपको पता है कि ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और यहां पर आपको पता है कि दो तरह के बंध होते हैं, एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। तो यहां पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बहुबंधों की संख्या है, सॉरी बहुबंधों की जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ निरक्षीय जगह पर होगी, निरक्षीय बंधों पर होगी। हमेशा वो कहां रखे जाएंगे बच्चों, निरक्षीय बंध पर, है ना। दो तरह के बंध होते हैं, एक जो एक समतल में होते हैं उनको निरक्षीय बोलते हैं, और समतल के पैरेलल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय। तो यहां पर हमेशा जो लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बहुबंधों की संख्या है वो निरक्षीय बंधों पर रखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में sp3d2, sp3d2, इनमें आपको पता है अष्टफल की संरचना होती है, और यहां पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉनिक बहुबंध रखे जाएंगे वो अक्षीय पर रखे जाएंगे, अक्षीय बंधों पर रखे जाएंगे। अक्षीय जो स्थिति रहेगी, पोजीशन रहेगी, वहां पर आपके ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बहुबंध आके लग जाएंगे अगर होते हैं तो किसी अणु के अंदर। इसके बाद में आपके पास में आती है sp3d3। sp3d3 में बात होती है, यहां पर जो ज्यामिति होती है पहले तो वो देख लो क्या होती है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, यही होती है इसकी sp3d3, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। अगर यहां पे सिर्फ एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो इनकी रखने की जगह अलग अलग होती है बच्चों। अगर सिर्फ एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो वो निरक्षीय जगह पर रखा जाएगा, निरक्षीय स्थिति में रखा जाएगा। जो प्लेन में होते हैं वो सारे बंध कौन से होते हैं, निरक्षीय। और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है अगर दो हो जाते हैं तो उन दोनों को अक्षीय पे रखा जाएगा। अगर एक होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको निरक्षीय पे रखो, लेकिन जैसे ही दो हो जाएंगे तो उसको कहां पे रखना, आपको अक्षीय पे रखना। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एक और चीज थी, एक और चीज क्या थी कि sp3d में जो अक्षीय बंध लंबाई होती है वो निरक्षीय बंध लंबाई से ज्यादा होती है। ये तो कल ही बता चुका हूं मैं, PCl5 का एग्जांपल है ना। अक्षीय बंध लंबाई निरक्षीय बंध लंबाई से ज्यादा होती है। ठीक है, और sp3d3 में अक्षीय बंध लंबाई निरक्षीय बंध लंबाई से कम होती है, निरक्षीय बंध लंबाई से कम होती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि वहां पर जो अणु है उसमें जो परमाणु है वो समान होने चाहिए, समान तटस्थ परमाणुओं के लिए। समान तटस्थ परमाणु मतलब जो टर्मिनल पोजीशन पर, अंतस्थ पोजीशन पर जो लगे हुए हैं आपके पास, तटस्थ पोजीशन पर जगह पर जो लगे परमाणु है वो समान होने चाहिए। मतलब एक केंद्रीय परमाणु को सारे के सारे जो घेर के रखेंगे परमाणु वो समान होने चाहिए। ठीक है, तो sp3d के अंदर अक्षीय बंध लंबाई निरक्षीय बंध लंबाई से ज्यादा होती है। अक्षीय निरक्षीय क्या होता है कल मैं अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, sp3d3 के अंदर अक्षीय बंध लंबाई निरक्षीय बंध लंबाई से कम होती है। क्लियर। ठीक है, तो सर अष्टफलके में क्या होता है, अष्टफलके में बच्चों अक्षीय बंध लंबाई निरक्षीय बंध लंबाई समान होती है। सारे बंध कोण नहीं देखे थे हम लोगों ने, 90 डिग्री के थे, है ना।
जब तक वहां पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं आ जाते तब तक वहां पर अक्षय बंध लंबाई निरक्षीय बंधन लंबाई समान होती है, किसमें, अष्टफलकीय में। ठीक है, बाकी सब में इस तरीके से चेंज होती है। किस जगह पर आपको एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म रखने हैं, बहुबंध रखने हैं, वो आपको पता पड़ गया इन ज्यामिति के अंदर। इसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे आपको बोला जाए कि इस अणु की ज्यामिति क्या होगी और वहां पे अगर लोन पेयर आ गए हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म आ गए हैं, तो आपको चेक करना है कि वो कहां पे रखे जाएंगे। पहले तो उसका संकरण पता होना चाहिए, उस संकरण में फिर आपको पता होना चाहिए कहां पर लोन पेयर रख सकते हैं, कहां पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म रख सकते हैं। तो sp3d2 के अंदर अक्षय बंध पे रखेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिड पर निरक्षीय पे रखेंगे। sp3d3 के अंदर अगर एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो निरक्षीय, दो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो अक्षीय। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग संकरण निकाल रहे हैं, है ना, उस संकरण के अंदर जो ज्यामिति है उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। संकरण में ज्यामिति के प्रकार, जैसे सबसे पहला मैं बात करूं sp। ठीक है, तो sp में क्या होगा बच्चों, मैं सिंबलिक फॉर्म में लिखूंगा, चिन्हित। तो sp के अंदर मान लीजिए आपके पास में दो बंध युग्म है जिनको हम लोगों ने बॉन्ड पेयर बोला था। बॉन्ड पेयर मतलब कि बंध युग्म, ठीक है। और अगर यहां पर जीरो लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। दो बॉन्ड पेयर है और जीरो लोन पेयर है, दो बंध युग्म है और जीरो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ऐसी अवस्था में यहां पर जो ज्यामिति बनेगी वो होगी रेखीय। जैसे BeCl2, अगर आप BeCl2 को देखेंगे तो बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन यही था, और यहां पे बॉन्ड एंगल कितना था, 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर जो बंध कोण आया था वो था 180 डिग्री। दूसरा केस sp2 का, sp2 में मान लीजिए आपके पास में 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं। तो यहां पर एक तो आपके पास में क्या बन सकता है बच्चों, एक तो आपके पास में बन सकता है यहां पर त्रिकोणीय समतल, बनाया था ना हम लोगों ने त्रिकोणीय समतल। जैसा BF3 में बनाया था, इस तरीके से। ये क्या बन गया था यहां पे, त्रिकोणीय समतल। और यहां पर जो बंध कोण था वो कितना था, वो था 120 डिग्री। 120 डिग्री का क्या था, बंध कोण था। लेकिन मान लीजिए यहां पर दो ही बॉन्ड पेयर रह जाएं, दो ही बंध युग्म में रह जाएं और एक लोन पेयर आ जाए, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, तो यहां पर जो ज्यामिति है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगी, वो देखो किस तरीके से चेंज हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी कोणीय। कोणीय, इसको V आकार भी बोलते हैं, कोणीय या फिर V आकार में। कैसे कि यहां पर क्या बन जाएगा, एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएगा। एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म जो रहता है वो ज्यामिति में भाग नहीं लेता है, तो इस तरीके से एक क्या बन जाएगा, कोणीय बन जाएगा, V शेप। ये V शेप। मान लीजिए SF2 है आपके पास में, देखो इसका संकरण निकालो पहले। तो संकरण 6 7 दूनी 14, कितना हुआ ये 22, नहीं इसका तो अलग आ जाएगा, 8 दूनी 16। मान लीजिए आपके पास में कोई AB2 टाइप का अणु है, ये A, ये B और ये B, और यहां पर क्या है, एक एकांक की इलेक्ट्रॉन युग्म में। तो यहां पर जो ये रहेगा, ये क्या रहेगा, sp2। ठीक है, और इसका जो आकार रहेगा कोणीय V आकार रहेगा। तो sp2 में भी कोणीय V आकार बन सकता है ना। इसके बाद में तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास में क्या रहेगा, sp3। sp3 में क्या क्या केस बन सकते हैं, 4 बंध युग्म प्लस 0 शून्य एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 बंध युग्म
प्लस एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, दो बंद युग्म प्लस दो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर चार बंद युग्म और 0 लोन पेयर है तो इसका मतलब ये जो आकृति बनेगी वो बनेगी चतुष्फलकीय। ठीक है, 3 बंद युग्म और एक लोन पेयर के द्वारा जो बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग पिरामिडीय। कैसे बनेगी सब बताऊंगा अभी मैं। और दो बंद युग्म और दो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म से जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोणीय या वी आकार। ठीक है, इसका जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा CH4। इसका जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा आपके पास में NH3 और इसका जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा आपके पास में H2O। ठीक है, यहां पर अगर आप बंद कोण देखेंगे बच्चों तो बंद कोण जो है यहां पर होता है आपके पास में 109 डिग्री 28 मिनट, इसका होता है 160 डिग्री और इसका होता है 105 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप चतुष्फल की संरचना देखेंगे CH4 की तो यही होती है। और यहां पर अगर आप बंद कोण देखेंगे तो यह आएगा 109 डिग्री 28 मिनट और इसको हम लोग चतुष्फलकीय बोलते हैं। चतुष्फलकीय। अगर आप NH3 को देखेंगे अमोनिया को तो नाइट्रोजन के पास में एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके से दिखता है किसकी तरह, पिरामिड की तरह। तो इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिडीय, पिरामिडीय संरचना। H2O ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहां पर क्या होते हैं, दो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, दूर करते हैं। तो यहां पर जो बंद कोण है वो घट जाता है, ये हो जाता है 105 डिग्री। यहां पर जो बंद कोण होगा कितना होगा, 160 डिग्री और यहां पर जो है 109 डिग्री। तो यहां पर जो बंद कोण होगा वो कितना होगा, 160 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, कोणीय या वी आकार और इंग्लिश में इसको बोला जाता है बैंड शेप। ठीक है, तो इस तरीके से sp3 अलग अलग तरीके से अपनी ज्यामिति को प्रदर्शित कर सकता है, चतुष्फलकीय, पिरामिडीय और कोणीय, है ना। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे जैसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आएंगे वैसे वैसे बंद कोण कम होता जाएगा। हमेशा कम हो जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बी क्लियर। अगला है sp3d। sp3d में क्या हो सकता है, 5 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 0 लोन पेयर हो सकता है, 4 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 1 लोन पेयर हो सकता है, 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 2 लोन पेयर हो सकते हैं, 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 1 लोन पेयर हो सकता है। तो ये क्या क्या ज्यामिति प्रदर्शित कर सकता है, किस तरीके से अंतर आता है इसकी ज्यामिति में। देखो, अगर ये है तो इसको हम लोग बोलते हैं पंचकोणीय, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अगर ये आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सीसो या असममित चतुष्फलकीय। तीन बंद युग्म और 2 लोन पेयर आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टी आकृति। और 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेखीय। तो ये 4 तरह की आकृति इस sp3d संकरण के द्वारा बनती है। इसका जो एग्जांपल है, उदाहरण वो आप ले सकते हैं SF6, इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हैं SF4, इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हैं ClF3 और इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हैं I3-।
इसका उदाहरण, इसका उदाहरण, इसका उदाहरण ये, इसका उदाहरण ये। ठीक है, तो इन उदाहरणों को देख लेते हैं एक बार किस तरह की ज्यामिति बन रही है। SF6 नहीं, PCl5। PCl5, ठीक है, PCl5। तो ये फॉस्फोरस है। PCl5 की ज्यामिति अच्छे से आपको पता चली गई होगी अब, किस तरीके से ये दो बंध जो होते हैं अक्षीय होते हैं, बाकी तीन बंध निरक्षीय होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, SF4 में देखो ये फ्लोरीन रहेगा यहाँ पर, ये फ्लोरीन ये रहेगा यहाँ पर, ये फ्लोरीन यहाँ पर, ये फ्लोरीन यहाँ पे रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि sp3d में जो बंध अगर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आता है या बहुबंध आते हैं तो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे निरक्षीय जगह पर। तो निरक्षीय जगह तो यही, ये भी निरक्षीय, ये भी निरक्षीय, इधर डाल दो, उधर डाल दो, कहीं भी डाल दो। तो इसको हम लोग बोलेंगे सीसा, है ना। अगर तीन बंध युग्म दो लोन पेयर है तो दो लोन पेयर को हम लोग क्या जमाएंगे? देखो Cl, F, F और ये F। दो बंध युग्म को, सॉरी, दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम लोग डालेंगे निरक्षीय जगह पर। तो ये जो आकृति बन रही है इस तरीके से, आकृति के अंदर कभी भी लोन पेयर नहीं लेते, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को काउंट नहीं करते। तो ये T बन रही है, देखो T। तो T आकृति, I3 माइनस ये I, ये I, ये I। तो तीन यहां पर क्या है? I3 माइनस वाले एग्जांपल में तीन यहां पर क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और तीन हमारे पास में क्या है? निरक्षीय जगह है। तो तीनों पे ही क्या कर दो? एकांकी इलेक्ट्रॉन में लगा दो। और ये जो आपके पास में एक आकृति बन रही है, संरचना बन रही है ना, इसमें जो लोन पेयर इनको काउंट नहीं करेंगे आकृति के अंदर। तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या? रेखीय संरचना। तो ये हो जाएगी हमारे पास में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये हो जाएगी आपके पास में सीसा, ये हो जाएगी आपके पास में T आकृति, और ये आपके पास में हो जाएगी रेखीय आकृति। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको sp3d तक हम लोगों ने बता दिया कि ज्यामिति कैसे कैसे परिवर्तित हो सकती है। जैसे जैसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बहुबंध आएंगे वैसे वैसे ज्यामिति परिवर्तित हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, है ना। तो sp3d तक आज है। अगला जो है sp3d2 और sp3d3, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन sp3d2 तक ही बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ रखे जाएंगे, किस संकरण में कहाँ रखे जाएंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ स्थिति। ये सारे निचोड़ करके लेके आते हैं हम लोग अलग अलग बुक से पढ़ के। ठीक है, आपको इनकी ज़्यादा थ्योरी के अंदर जाना नहीं है। वो थ्योरी हम लोग सारी की सारी कंक्लूजन निकाल के आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं सर रेफरेंस बुक क्या है, वो क्या है, वो क्या है, फलाना ढिमका। तो उसमें नहीं जाना है आपको। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप उन थ्योरीज को पढ़ने बैठेंगे। जब आप सारी चीज़ें कर चुके हो, हमारे पढ़ाया हुआ कर चुके हो, NCERT कर चुके हो, ठीक है, शीट के क्वेश्चंस लगा चुके हो, सब चीज़ें जब आप कर ले तो फिर आप पूछे सर रेफरेंस बुक क्या है। तो जब आप अच्छे से कर लेंगे तो रेफरेंस बुक फटाफट चुटकी में हो जाएगी, है ना। थ्योरी हम जो पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट है बच्चों। ठीक है, NCERT आपकी सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ही हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत मेहनत से निकाल के लाते हैं सारे कंक्लूजन। तो आपको भी मेहनत करनी है ना। तो रेगुलर क्लास में ऑनलाइन लेक्चर भी आपको देखने हैं, और कल तक के लिए बने रहिए, है ना। कल हम लोग इसके आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।